स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक छोटे से गांव में होरी नाम का एक लैंडलेस लेकिन काइंड और जनरस किसान रहता है। जमीन ना होने की वजह से उसकी एक एस्पिरेशन है कि उसे अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखने के लिए एक गाय मिल जाए। गाय खरीदने के लिए पैसे ना होने की वजह से वो मनी लेंडर से 80 रुपए का उधार लेता है। अब आपको यहाँ लिटरल मीनिंग में 80 रुपए नहीं लेना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है। छोटे भाई की जिम्मेदारी भी होरी के ही कंधों पे है, लेकिन छोटा भाई गलत रास्ते पे चलते हुए गांव में ही चोरी कर लेता है। भाई को बचाते हुए पुलिस को रिश्वत देने के लिए होरी फिर से उसी मनी लेंडर से और उधार ले लेता है, ये पता होते हुए भी कि इस लोन का इंटरेस्ट बहुत दूर की बात है, वो प्रिंसिपल भी चुकाने की हालत में नहीं है। डेट की विशियस साइकिल में फंसे होरी को मनी लेंडर से रोज फिजिकल और मेंटल अब्यूज झेलना पड़ता है और पूरे समाज में उसकी बेइज्जती की जाती है। होरी अपने उधार चुकाने के लिए दिन रात काम करता है, जिसकी वजह से वो बहुत बीमार रहने लगता है। आखिर में मरने से पहले अपना कर्ज चुकाने के लिए होरी अपनी बेटी की शादी 200 रुपए में कर देता है, जिससे उसके उधार का कुछ हिस्सा ही चुकता हो पाता है। मरते दम तक अपना कर्ज चुका ना पाने की वजह से अब होरी की नेक्स्ट जनरेशन इस कर्ज के साथ अपनी जिंदगी शुरू करेगी। दोस्तों, ये कहानी प्रेमचंद की मशहूर नॉवेल गोदान से इंस्पायर्ड है। मॉडर्न हिंदी साहित्य के सबसे महान साहित्य में गिनी जाने वाली इस नॉवेल में प्रेमचंद्र ने 1930s के इंडिया की ग्रामीण क्षेत्रों के उस हकीकत का वर्णन किया है जहां कर्ज में डूबा एक गरीब किसी भी गांव की सबसे सामान्य बात हुआ करता था। डिजिटल रिवॉल्यूशन, सोशलिस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम के बाद 21वीं सदी के भारत में हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी सिचुएशंस सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सीमित रह गई हैं। लेकिन 40% से भी ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले ये मनी लेंडर्स कहीं नहीं गए हैं, बस इनका रूप बदल गया है। आज चाइना जैसे देश ऐसी कई टेक्निक्स अपना रहे हैं जिससे वो दूसरे देशों की आम और भोली भाली जनता को इसी कर्ज के साइकिल में फंसा सकें। आज चाइना मैक्रो लेवल पे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में सफल होकर माइक्रो लेवल पे लोगों को अपने कर्ज के अधीन दबाना चाहता है, जिसमें उसकी मदद चाइनीज ऐप्स कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे देश के डिजिटल फाइनेंस मार्केट में कुछ अनरेगुलेटेड और इलीगल ऐप्स और मनमाने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देकर आम लोगों का फायदा उठा रहे हैं। साथ ही इस पूरे नेक्सस के पीछे चाइना के रोल को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो का मकसद है आपको फाइनेंशियली लिटरेट और जागरूक बनाना, जिससे आप इन डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के शिकार ना बने। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल GS3 के इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज सेक्शन में पूछा जा सकता है। बट फिलहाल के लिए हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस अपने सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए हो सकती है, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में देखा, या फिर इमरजेंसी नीड्स को मीट करने के लिए हो सकती है। फाइनेंशियल नीड्स को अगर अच्छी तरह प्लान किया जाए तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट लिया जा सकता है। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हैं और आरबीआई के रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। इन रेगुलेशंस में इंटरेस्ट रेट पर कैप लगाया गया है और रिकवरी मेथड्स को फेयर एंड नॉन कोर्सिव रखना मैंडेटरी किया गया है। फॉर एग्जांपल, आरबीआई के डायरेक्शंस हैं कि इंडिविजुअल लोन्स पर मैक्सिमम एवरेज लेंडिंग रेट करीब 26% ही हो सकता है। लेकिन इन सब फायदों के बावजूद इनफॉर्मल लेंडर्स के पास जाने के कुछ डिस्टिंक्ट रीजंस हैं। फॉर्मल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की रीच लिमिटेड है, जिस कारण छोटे शहरों और खासकर गांवों में रहने वाले लोग इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। साथ ही फॉर्मल लेंडर्स लोन देने के लिए कोलेटरल मांगते हैं, जो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। फॉर्मल लेंडर्स के फॉर्मल प्रोसीजर्स टाइम टेकिंग होते हैं और इमरजेंसीज में क्विक डिसबर्सल के लिए लोग इनफॉर्मल लेंडर्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये इनफॉर्मल मनी लेंडर्स 40% पर एनम तक के इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करते हैं। किस्त भरते टाइम थोड़ा भी डिले हो जाने पर पेनल्टी लगाई जाती है और साथ ही हिंसा और समाज में बदनामी जैसे तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली डिजिटल लेंडिंग स्पेस में इनफॉर्मल लेंडिंग का इससे भी ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल सामने आ रहा है। ये मोस्टली चाइनीज ऐप्स हैं जो रजिस्टर्ड लेंडर्स नहीं हैं। स्नैपल्ड, उधार लोन, रोबो कैश और फास्ट रूपी ऐसी कुछ ऐप्स के एग्जाम्पल्स हैं। गूगल प्ले स्टोर पर ऐसी 500 से भी ज्यादा ऐप्स मौजूद हैं। ये डिजिटल लेंडिंग ऐप्स इंस्टेंट फंड ट्रांसफर ऑफर करती हैं, जिसमें एप्लीकेशन डालने के कुछ ही मिनट्स के अंदर लोन अमाउंट
बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स के नाम पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा कैच ये है कि इंस्टॉल करते समय ये ऐप्स कंपल्सरीली आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स, गैलरी और मीडिया का एक्सेस परमिशन मांगती है। यही एक्सेस इस डिजिटल लेंडिंग मॉडल का कोलेटरल है। इन ऐप्स का डार्क साइड जानने के लिए कुछ विक्टिम्स के पर्सनल अकाउंट्स आपको बताते हैं। केरला बेस्ड एक बिजनेसमैन ने कोविड के दौरान इमरजेंसी में स्नैपडील के थ्रू 35,000 रुपीज 6 डेज के लिए बोरो किए। एग्रीमेंट के अनुसार एक हफ्ते बाद 47,000 रुपीज लौटाए जाने थे। इसका मतलब है कि एक हफ्ते में 34% से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट। पेमेंट एक ही दिन डिले होने पर स्नैपडील के रिप्रेजेंटेटिव ने थ्रेटनिंग कॉल्स करनी शुरू कर दी। कहा गया कि अगर आपने पैसे नहीं लौटाए तो इमीडिएटली पुलिस में एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। लेकिन बात यहां रुकी नहीं। फोन की मीडिया और कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करके इस बिजनेसमैन की पर्सनल फोटोज उनके कॉन्टैक्ट्स को लीक कर दी गई और साथ ही फ्रॉड कहकर उनकी सोशल शेमिंग भी की गई। कंपैरिजन के लिए अगर यही सेम अमाउंट किसी एनबीएफसी के 18% से हाई इंटरेस्ट रेट पर भी लिया जाता तो एक साल बाद सिर्फ ₹41,300 रुपीज ही वापस करने होते। लोन टाइम पे ना दे पाने के इवेंट में लोन को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है और कुछ लेट पेमेंट चार्जेस लगाए जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के कोर्सिव मेथड्स अपनाने पर ऐसे एनबीएफसी का लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों तमिलनाडु की एक लड़की की कहानी सुन के आप बहुत विचलित हो सकते हैं। जब लोन देने में थोड़ी देरी हुई तो उधार लोन नाम की ऐप के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस लड़की को व्हाट्सएप के थ्रू एक्सप्लिसिट वीडियो कॉल करने की डिमांड कर दी। नवंबर 2020 में इस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ट्विटर और कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑपरेशन हफ्ता वसूली के हैशटैग को यूज करके ऐसे ही बहुत से विक्टिम्स ने अपनी स्टोरीज पोस्ट करी हैं। एक विक्टिम ने बताया कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से पेमेंट न कर पाने की वजह से उसने एक दिन के एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट की जो उसे ग्रांट भी किया गया। लेकिन कुछ ही देर में उसके कॉन्टैक्ट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर डिफेमेटरी और एब्यूजिव मैसेजेस कर दिए गए और लोन का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज था। कुछ वल्नरेबल लोगों ने डर की वजह से चुप रहकर इन ऐप्स का एक्सप्लॉयटेशन सहना ही सही समझा। लेकिन कुछ विक्टिम्स ने इस ऐप्स के अगेंस्ट फाइट बैक भी किया है। कुछ यूजर्स ने पुलिस, साइबर सेल और आरबीआई के साथ कंप्लेंट्स रजिस्टर कराई हैं और पैसे वापस ना करने का डिसीजन लिया है। उनके अनुसार इलीगल होने की वजह से इन ऐप्स के लिए यूजर्स के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन लेना इम्पॉसिबल है। दोस्तों इन सारे फ्रॉड डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के मोड ऑफ ऑपरेशन में कुछ कॉमन फीचर्स हैं। ज्यादातर ऐप्स एक ही चाइनीज व्हाइट लेबल ऐप पर बेस्ड हैं, यानी ये ऐप्स एक कॉमन सॉफ्टवेयर टेम्पलेट पर बनी है जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके कई ऐप्स बना दी जाती हैं। साथ ही ज्यादातर ऐप्स चाइना के अलीबाबा क्लाउड सर्वर पर बेस्ड हैं। कुछ ऐप्स पॉपुलर लीगल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को इमिटेट करके लोगों को डूब करने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्जाम्पल उधार लोन ने अपना नाम पॉपुलर लीगली रजिस्टर्ड इंडियन ऐप उधार के नाम से कॉपी किया है। इस वजह से जो उधार के कस्टमर्स इस ऐप को ट्रस्ट करते हैं अनजाने में फ्रॉडलेंट चाइनीज ऐप्स भी डाउनलोड कर लेते हैं। इन ऐप्स के पीछे कोई फोन नंबर, कस्टमर केयर हेल्पलाइन या वेबसाइट्स नहीं होती हैं। इस वजह से कस्टमर राइट्स का वायलेशन करना आसान है। ये ऐप्स फेसबुक जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइज करके विक्टिम्स को ल्यूर करती हैं। एड्स में मिसलीडिंग इंटरेस्ट रेट्स दिखाए जाते हैं जैसे 0.98%, जो सुनने में बहुत रीजनेबल लगता है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट्स पर डे के हिसाब से होता है। अगर पर एनम देखा जाए तो ये रेट्स 66% तक पहुंच जाते हैं। ज्यादातर स्टेट्स में इनफॉर्मल लेंडिंग को भी रेगुलेट करने के लिए लॉज हैं जिनके एनुअल इंटरेस्ट रेट्स 36% से ज्यादा नहीं रखे जा सकते। इसीलिए ये ऐप्स आउटराइटली इलीगल हैं। और ध्यान रखें, इंटरेस्ट और ओवरड्यू पेनल्टी के अलावा इन लोन्स पर प्रोसेसिंग फीस और 18% जीएसटी भी लगता है। ज्यादातर फॉर्मल लोन्स पर प्रोसेसिंग फीस सिर्फ वन टाइम चार्ज की जाती है लोन सैंक्शन करते वक्त। लेकिन दोस्तों इन इलीगल ऐप्स पर हर हफ्ते प्रोसेसिंग फीस रिपीटेडली लगाई जाती है। अपने विक्टिम्स को ब्लैकमेल करने के लिए इन ऐप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ये धमकी भी देते हैं कि लोन न देने पर उनका क्रेडिट स्कोर खराब कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन और रिपोर्ट करने के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है
और रजिस्टर्ड एंटिटीज ही ऐसा कर सकती हैं। इसीलिए इन धमकियों के बहकावे में ना आए। चूंकि इन ऐप के ऑपरेटर्स ये बात जानते हैं कि लीगल रूट से उन्हें लोन कलेक्शन में सफलता नहीं मिल सकती, इस वजह से इनका बिजनेस मॉडल अपने यूजर्स के फोन से पर्सनल डेटा चुराने जैसे इलीगल मेथड्स पर डिपेंड करता है। दोस्तों, जिस तरह चाइना, श्रीलंका जैसी छोटी डेवलपिंग कंट्रीज की इनोसेंस का फायदा उठा के उन्हें डेट ट्रैप्स में फंसाकर उन कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना रही हैं, उसी तरह इंडिया के डिजिटल लेंडिंग मार्केट को हाईजैक करना भी चाइना की एक लार्जर स्कीम का पार्ट हो सकता है। इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी को सिर्फ लोन देकर हाईजैक करना चाइना के लिए मुश्किल है। इसलिए हो सकता है कि इंडिया के केस में चाइना एक नई स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा हो। इस स्ट्रेटजी के बहुत से पार्ट्स हो सकते हैं। हालांकि चाइना इंडिया में एफडीआई इनफ्लोज के टॉप सोर्सेज में से एक नहीं है, लेकिन रिसेंटली कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में चाइना के इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज बहुत बड़े प्रपोर्शंस हासिल कर रहे हैं। डिजिटल लोन ऐप्स को इंक्लूड करने वाले फिनटेक सेक्टर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर गुड्स, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स में चाइना की इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। 2016 से 2019 के बीच इंडियन स्टार्टअप्स में चाइना की इन्वेस्टमेंट 12 टाइम्स ग्रो हुई है। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट का शेयर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी हैं और इस स्पेस में लार्ज इन्वेस्टर्स भी कम हैं। अलीबाबा और टेंसेंट जैसी चाइनीज कंपनी इनमें सबसे आगे है। बिग बास्केट, पेटीएम, स्नैपडील और जोमैटो में कुल मिला के करीब $400 मिलियन अलीबाबा के हैं। 2015 से 20 के बीच इंडियन स्टार्टअप्स में करीब $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हुआ है और इसका नतीजा ये है कि एज ऑफ 2020 इंडिया के 30 में से 18 यूनिकॉर्न्स मेनली चाइना की इन्वेस्टमेंट से बैक्ड हैं। चाइनीज कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और पब्लिक प्रोक्योरमेंट में भी मेजर पार्टिसिपेंट्स बनी रही हैं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पर इंडियन इकोनॉमी की डिपेंडेंस के अनेक नुकसान हो सकते हैं। टेलीकॉम और पावर जैसे क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में चाइनीज डिजिटल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन एसेट्स को मालवेयर से वल्नरेबल बना सकते हैं और इन वीकनेसेस का फायदा चाइना इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने के लिए उठा सकता है। इन इन्वेस्टमेंट से आने वाले प्रॉफिट्स को चाइना इंडिया के ही अगेंस्ट अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में भी यूज करेगा, जो इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ भी है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेंजर भी। स्टार्टअप्स की चाइना पर डिपेंडेंस भी एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि इंडिया के टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स को यूज करके चाइना इन टेक्नोलॉजीज को इंडिया के ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए चाइना इन्वेस्टमेंट्स को सडनली विथड्रॉ भी कर सकता है। दोस्तों, फिनटेक स्पेस में ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन डराने वाली जरूर है, लेकिन फिनटेक स्पेस की डेवलपमेंट देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर्स का डिजिटल फाइनेंस और फिनटेक में भरोसा बनाए रखने की जिम्मेदारी कुछ स्टेक होल्डर्स की है, जो इन ऐप्स पर लगाम लगाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों, पहला स्टेक होल्डर है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट होने वाली एप्स का रेगुलेशन गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिनटेक जैसी सेंसिटिव एप्स को रेगुलेट करने के लिए गूगल ट्विटर के ब्लू टिक मॉडल को फॉलो कर सकता है, जिसके तहत वो सिर्फ उन एप्स को वेरीफाइड टैग करे जो इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम के हिसाब से आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हो। इस स्टेप से कंज्यूमर अवेयरनेस भी बढ़ाई जा सकती है। आरबीआई। दोस्तों, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरे बैंकिंग सिस्टम का एपेक्स रेगुलेटर होने के नाते फिनटेक एप्स डायरेक्टली आरबीआई की ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं। आरबीआई का रोल कंप्लेंट्स अथॉरिटी सेटअप करने का हो सकता है, जो कंज्यूमर कंप्लेंट के बेसिस पे गूगल और अन्य मार्केट प्लेसेस या वेबसाइट्स को ऐसी एप्स को डिलिस्ट करने के ऑर्डर्स पास करे। साथ ही कंज्यूमर अवेयरनेस आरबीआई का एक सेंट्रल फंक्शन है। यूजर्स। दोस्तों, ये पॉइंट लाता है हमें हमारे स्टेक होल्डर के पास, इन फिनटेक प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर्स का रोल सिर्फ फ्रॉडलेंट एप्स को रिपोर्ट करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अवेयरनेस जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंज्यूमर्स की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू अगर किसी भी ऐसे केस का हमें पता चले तो बाकी कंज्यूमर्स को अवेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही कंज्यूमर्स को अपने फेलो विक्टिम्स को सपोर्ट करने के लिए एक सोशल सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, जहां वे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और ग्रुप सॉलिडेरिटी के थ्रू किसी भी विक्टिम को अकेला ना फील होने दें। ऐसे स्टेप्स की मदद से विक्टिम्स में
कॉन्फिडेंस इंस्टिल होगा और वो सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ नहीं जाएंगे। और दोस्तों, अगर लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट से नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने में गवर्नमेंट का रोल भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस थ्रेट को समझते हुए बहुत से स्टेप्स भी उठाए हैं। कोविड पैंडेमिक में इकोनॉमिक रिसेशन का खतरा डेवलप होता दिख रहा था और इस दौरान इंडियन कंपनीज को चाइनीज हॉस्टाइल टेकओवर से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिया के नेबर से आने वाली सारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया। साथ ही 200 करोड़ से कम की पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ग्लोबल टेंडर्स को प्रोहिबिट कर दिया गया है। इससे इंडिजिनस इंडस्ट्रीज और मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। गलवान में चाइना की कायरता के बाद इंडियन रेलवेज ने 471 करोड़ रुपीस वर्थ के कॉन्ट्रैक्ट्स जो चाइनीज कंपनी को अवार्ड हुए थे उन्हें कैंसिल कर दिया। पावर सेक्टर और 5G में चाइनीज कंपनीज के पार्टिसिपेशन को रोकने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS में। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से कुछ साल पहले जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचते मात्र थे तो उनसे ज्यादा मानसिक तनाव उनके घर वालों को हो जाया करता था, क्योंकि यूपीएससी के तो मानो जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए थे दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर जैसे इलाके। महंगी फीस, कोचिंग में आने जाने का टाइम और घर से अलग रहने का मानसिक तनाव अलग। पर इस सब के बावजूद स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। पर आज इन सारी समस्याओं का समाधान स्टडी IQ IAS ने ढूंढ निकाला है। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स, डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन के लिए मटेरियल, 1-to-1 मेंटोरशिप, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड का यूज करते हैं। बैचेस की शुरुआत 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको पॉपुलर डिजिटल फिनटेक स्पेस के कुछ घिनौने और खतरनाक साइट से अवगत करवाया है। हमने डिस्कस किया कि किस तरह कुछ चाइनीज ऐप्स हमारे फिनटेक सेक्टर को बदनाम करके हमारी नेशनल वेल्थ लूट रहे हैं और साथ ही लोगों को अपनी जान देने तक पर मजबूर कर रहे हैं। साथ ही हमने देखा कि इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली काउंटर करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। जाते जाते आपको यही मैसेज देंगे कि डिजिटल यूनिवर्स में सतर्कता और सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इस स्पेस में कंज्यूमर्स का विश्वास बरकरार रखने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को इस प्रॉब्लम को सीरियसली टैकल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस चाइनीज लोन ऐप्स के ऊपर। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपका भी कोई जानने वाला है जिसने इन ऐप से कभी लोन लिया हो और इन ऐप्स ने उनको या फिर आपको हैरेस करने की कोशिश करी हो? कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर साझा करिएगा। और दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की रेलेवेंस यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और इसी वजह से एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसे आपके कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एग्जामाइन द कॉजेस बिहाइंड द मशरूमिंग ऑफ informal and illegal digital lending apps. Explain the impact such apps can have on the economy. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।